गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए आपको एक पॉइंट समझने होंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है। ठीक है, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है और इसके अंतर्गत किस प्रकार की फिनेमा मतलब क्या बोलते हैं, थ्योरी आती है, थ्योरी भी दी गई है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि कोई पिंड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये कोई पिंड है तो ये क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब इसका एक केंद्र बिंदु होता है जहां पे क्या होती है, ग्रेविटी उसी डायरेक्शन में क्या होती है, फोर्सफुल होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है तो ये कहाँ की ओर करेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ये क्या है, सतह पर है। या कोई भी ऑब्जेक्ट है स्पेस में भी है तो उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मतलब उस सेंटर को वो दिखाएगा कि उसका फोर्स किस साइड से क्या हो रहा है, उसको खींच रहा है, जहां से खींच रहा होगा वो पिंड उसी तरफ क्या होगा, उसकी वेट होगा पूरा। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या किसी वस्तु के निश्चित आकार अथवा आकृति के लिए क्या होता है, नियत होता है। अगर इस वस्तु का आकार नियत है, मतलब देखो सर्कल है, सब जगह सेम पॉइंट है तो इसका नियत रहेगा। बट यदि कोई वस्तु क्या है, मूवेबल है, जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन क्या करते हैं, ह्यूमन में क्या होता है कि जैसे कि हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, उसको शिफ्ट करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आगे की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा झुक जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस मतलब मिड पॉइंट से लेकर थोड़ा पैरों की सॉरी कमर की पास क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, और कैसा है पॉइंट। ठीक है। और इटली का एक पीसा, इटली की पीसा की जो मीनार है, उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी टाइप से क्या है, डिपेंडेबल। वो क्या है, विषुवत रेखा के पास है, तो विषुवत रेखा के पास होने के कारण उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा झुका हुआ है। अगर उसको सीधा बनाते तो वो आर्किटेक्चर वहां पे खड़ा नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए उसको क्या बनाएगा, थोड़ा सा झुका हुआ बनाएगा। ठीक है, कितनी डिग्री झुका हुआ है, 4 डिग्री, 4 डिग्री झुका। ठीक है, कितने मीटर है ये 52 40 54 मीटर। कौन है, इटली की पीसा की मीनार। ठीक है, इटली की पीसा मीनार है जो कितने डिग्री झुकी है, ये शायद 4 डिग्री क्या है, इसके साथ झुकी हुई है। और ये क्यों झुकी है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ पॉइंट क्या हो जाए, थोड़ा सा सरक जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो, थोड़ा सा सरक जाए, शिफ्ट हो जाए, जिससे क्या हो, ये अपने स्थान पर क्या हो सके, एक तरीके से स्थिर रह सके। अगर इसका सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट नहीं होता वहां पे, तो ये मीनार कब की गिर जाती। ठीक है, इस तरह से चीज को बताते हैं और भी समझाते हैं इसमें पॉइंट। जैसे कि एक डबल डेकर कैब बस है, मतलब एक के ऊपर एक बस है, तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी, नोटिस की होगी, जो नीचे का पोर्शन होता है डबल डेकर बस का, तो उसमें क्या होता है, ह्यूमंस ज्यादा होते हैं, सीटें ज्यादा होती हैं ऊपर की अपेक्षा। ऊपर क्या होता है, जैसे कि अगर नीचे का भार ज्यादा है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा, नीचे की तरफ। अगर ऊपर का बस का भार बढ़ता है, ठीक है, और नीचे कम होता है तो बस क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, जो डबल डेकर बस होती है, मतलब डबल 2 मंजिल की बस होती है, तो उसमें क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नीचे बैठाया जाता है और नीचे ज्यादा थोड़ा सा वजन होता है ऊपर की तुलना में। इससे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका क्या ना हो, शिफ्ट ना हो, ऊपर शिफ्ट ना हो, नीचे ही रहे। इस जितना सरफेस के साथ रहेगा उतनी अच्छे से क्या होगी, वो चीज स्टेबल रहेगी, मूवेबल। अगर मूव भी कर रही है तो उसमें क्या नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं हटेगी, मतलब कि स्थिरता रहेगी, स्टेबल मूवेबल नहीं होगा ज़्यादातर। मतलब कि ग्रेविटी अगर थोड़ा सा भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर या नीचे शिफ्ट हुआ तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, गिर जाएगी या सरफेस के पास आने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। ठीक है, जैसे कि और बताते हैं, ये पहाड़ है और ये क्या है, ह्यूमन। अगर ये सीधे जाएंगे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी, पीछे की तरफ खींचेगी, है ना। और यदि यही ह्यूमन थोड़ा सा झुक कर जाएगा तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, पहाड़ के साथ
थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इस पोजीशन में क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा, इसमें नहीं गिरेगा, ठीक है। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, थोड़ा सा सरफेस की साइड होगी, ये होगा ना, ये थोड़ा सा झुक गया, ये सरफेस की तरफ हो गई, ये सरफेस है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको समझाने में 3 या 4 2 या 3 एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आप अच्छे से समझ पाओगे तो इस चीज़ों को हम और अच्छे तरीके से समझाने की और कोशिश करेंगे। वीडियो लास्ट तक देख के जाइए, और भी पॉइंट इसमें जो आपके क्या हो सकते हैं काम। फिजिक्स का है टॉपिक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से ही आपको बताएंगे। F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यदि कोई दो पिंडों की बीच की दूरी तथा उनके द्रव्यमान, ठीक है, ये आगे हम बताते कैसे। यदि किसी पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के, यदि किसी पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, तथा यही बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जी यहाँ पे क्या है, गुरुत्वीय नियतांक, जिसका मान क्या होता है, सभी जगह सेम होता है, ठीक है। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसी फॉर्मूले को क्या किया गया है, बताया गया, एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण क्या है, नियतांक है, ठीक है जी। क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। एफ क्या है यहाँ पे, 1/r² है, ठीक है। मतलब कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, बटे में। इससे ये फॉर्मूला में F बराबर m1 m2 अपॉन r2। m1 फर्स्ट पिंड का मास होगा, सेकंड पिंड का क्या होगा, मास होगा, r क्या होगी, दोनों के बीच की दूरी को वर्ग करके हम उसको क्या कर देंगे, अपॉन कर देंगे। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। 6.6 कल में लिखा है, 6.6 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। फिर आते हैं केपलर के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल के बाद आते हैं केपलर के नियम। केपलर के नियम क्या है, देखिए केपलर कौन थे, केपलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रहों के लिए क्या किए, कुछ नियम क्या किए, प्रतिपादित किए, मतलब उन्होंने अपने आप से डेवलप किए, उस चीज को क्या किया, बताया, उस चीज को साबित भी किया। केपलर के नियम, केपलर ने 3 नियम दिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला नियम दिया कि
कि प्रत्येक ग्रह सूरज में क्या लगाता है, चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ये सूरज, ये है ग्रहों की स्थिति। प्रत्येक ग्रह क्या करता है, सूरज के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, ये किसने बोला, ये केपलर ने बोला। ये सन है, ये वीनस है, और ये और भी है। ठीक है, एक इसके और पास हो जाएगा। तो किसने बोला, ठीक है, थर्ड पोजीशन किसकी, अर्थ की। ये वीनस है और ये मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये चीज बोला है केपलर ने, या किसी भी तरह से बता दीजिए आपको किसी और उससे, कि सन के चारों ओर क्या करता है, कोई भी ग्रह, प्रत्येक ग्रह सन के चारों ओर क्या करता है, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या करता है, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। और फिर सेकंड क्या नियम दिया इन्होंने, दिया प्रत्येक ग्रह का क्षेत्र वेग नियत रहता है। मतलब कि कोई भी ग्रह जो क्या कर रहा है, सूरज के चक्कर लगा रहा है, तो उसका वेग क्या रहेगा, v नियत रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एकदम से 10 था एकदम से 12 होगा, मतलब कि चेंज हुआ, चेंज नहीं होगा। उसका वेग हमेशा नियत रहेगा। क्या रहेगा, नियत, एक निरंतर वे में चलता रहेगा और कभी नहीं रुकेगा। इस चीज को बताया गया किसने, केपलर ने। और तीसरा नियम दिया इन्होंने दिया ग्रह का परिक्रमण काल या समय की सूरज की औसत दूरी r के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सॉरी, घन के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब कि जो सूरज की क्या रहेगी, दूरी रहेगी, उसको r माना, और जो ग्रह क्या कर रहा है, वेग से चल रहा है, उसके मतलब चक्कर के, उसके सर्किल को या उसके एक साइकिल को क्या माना उन्होंने, t माना, उसका परिक्रमण काल या उसका समय कि वो कितने टाइम में क्या कर रहा है, इसको चक्कर लगा रहा है सूरज के। तो उस समय को तथा उसकी सूरज की दूरी, ठीक है, सूरज की दूरी r के q के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात उसका परिक्रमण काल कम हुआ तथा, ठीक है, मतलब कि जो भी ग्रह सूरज के पास रहेगा उसका परिक्रमण काल और उसका परिक्रमण काल क्या रहेगा, कम, मतलब अधिक रहेगा। मतलब कि वो जल्दी उसको क्या कर लेगा, पूर्ण कर लेगा। और जो ग्रह सूरज से जितना दूर होता जाएगा तो उसका परिक्रमण काल का टाइम या उसके एक सर्कल चक्कर का टाइम क्या होता है, बढ़ता जाएगा। ये किसने बोला, केपलर के नियम। पहला नियम क्या बोला, कि सभी प्रत्येक ग्रह सूरज के चक्कर लगाता है। ठीक है, दूसरा नियम ये बोला कि यह इसके क्षेत्रीय वेग क्या होता है, नियत होता है। मतलब कि वो एक ही वेग से क्या करता है, चलता रहता है लगातार। कौन, ग्रह सूरज के चारों ओर। और तीसरा नियम दिया कि जो भी ग्रह सूरज के जितने समय में चक्कर लगाता है वो टाइम, और सूरज की दूरी, मतलब जिसको हम आर कहते हैं, उसके घन के अनुपाती होता है। मतलब कि अगर सूरज की दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसका परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बोला है कि अगर कोई भी ग्रह, ठीक है, कोई भी ग्रह हो संसार में, किसी भी, जो भी अपने पृथ्वी से लेके, जो जैसे देखो प्लूटो हुआ, तो वो क्या है, बहुत दूर है सूरज से, तो उसका परिक्रमण काल क्या होगा, ज्यादा होता ना। उसका अभी तक एक पूरा चक्कर भी नहीं हुआ जितना पृथ्वी ने अभी तक चक्कर लगा लिए। ठीक है, उसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए। अब चलते हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, उपग्रह का कक्षीय चार्ट। ठीक है, यह नेक्स्ट वाली क्लास में आपको कंप्लीट कराएंगे।